क्या भारत जैसे बड़े देशों के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? दोस्तों, ये कोई बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर का लिखा हुआ डायलॉग नहीं है। ये एक टूटे हुए दिल की पुकार है, एक आखिरी खत का हिस्सा जो पाकिस्तान की मियांवाली जेल के एक अंधेरे ठंडे सेल से लिखा गया था। ये खत लिखने वाला कोई आम कैदी नहीं था। वह कभी पाकिस्तान आर्मी का एक रुतबेदार मेजर था। लोग उसे सलाम करते थे। उसके पास ताकत और सम्मान दोनों थे, लेकिन उसकी असली पहचान तो कुछ और ही थी। वह पाकिस्तान का गद्दार नहीं था, बल्कि भारत की सबसे खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खतरनाक और कामयाब जासूस था, रविंद्र कौशिक। उनकी बहादुरी और अद्भुत कामयाबी को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक खास नाम दिया था, द ब्लैक टाइगर। आज हम आपको देशभक्ति, हिम्मत और विश्वासघात की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस इंसान की दास्तां है जिसने अपने देश के लिए अपना नाम, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार और आखिर में अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में बहुत गहराई में दफना दी जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 से। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। यह इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है, इसलिए यहाँ के लोग पंजाबी और स्थानीय बोलियों में माहिर होते हैं, और रविंद्र भी उन्हीं में से एक थे। वह एक बिल्कुल आम सा लड़का था जो आगे चलकर एसडी बिहानी पीजी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका दिल कहीं और बसता था, थिएटर और मिमिक्री में। उसे अलग अलग किरदार निभाना, लोगों की नकल उतारना और मंच पर एक नई दुनिया जीना बेहद पसंद था। उसे शायद खुद भी नहीं पता था कि यही कला एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। साल 1973 लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाट्य समारोह चल रहा था। मंच पर 21 साल का रविंद्र एक भारतीय सेना के अधिकारी का किरदार निभा रहा था, जिसे चीन की सेना ने कैद कर लिया था। नाटक के उस अहम दृश्य में दुश्मन उसे मौत का डर दिखाकर भारत के रहस्य उगलवाना चाहता है, लेकिन वह किरदार टूटने की बजाय मौत को चुन लेता है। रविंद्र की उस अभिनय में इतना जुनून था, इतनी सच्चाई थी कि दर्शकों में बैठे हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे थे रॉ के खुफिया टैलेंट स्पॉटर्स। उन्होंने रविंद्र की आंख में वो निडरता देख ली थी जो एक जासूस में होनी चाहिए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर इस लड़के को सही तरीके से तराशा जाए तो ये दुश्मन के घर में घुसकर इतिहास बदल सकता है। और उसी दिन उस मंच के पीछे एक साधारण थिएटर आर्टिस्ट के ब्लैक टाइगर बनने की कहानी शुरू हो गई। जासूस बनना सिर्फ बंदूक चलाना नहीं होता, बल्कि अपने ही अस्तित्व को मिटा देना होता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र कौशिक को चुना जरूर, लेकिन उसका मिशन बेहद खतरनाक था। एक ऐसी दुनिया में जाना जहां एक छोटी सी गलती की कीमत सिर्फ मौत होती है। उन्हें पाकिस्तान भेजना था, एक आम नागरिक बनाकर। इसके लिए दिल्ली में लगातार 2 साल तक उनकी ऐसी कठोर और गहन ट्रेनिंग हुई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें उर्दू सिखाई गई ताकि उनकी जुबान से कभी भी हिंदुस्तानी लहजा ना छलके। पाकिस्तान का हर कोना, वहां की संस्कृति, सोच और तौर तरीके सब कुछ उनके दिमाग में बसा दिया गया। एक सच्चे मुसलमान की तरह दिखने और जीने के लिए उन्होंने इस्लाम की गहराई से शिक्षा ली, कुरान पढ़ी, यहाँ तक अपने कवर को पूरी तरह मजबूत और संदेह से परे बनाने के लिए उन्होंने अपना खतना भी करवाया। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और व्यक्तिगत त्याग था। इन 2 सालों में
कागज पर रविंद्र कौशिक नाम का हर निशान मिटा दिया गया था। हर दस्तावेज, हर पहचान खत्म कर दी गई। उस दिन रविंद्र कौशिक मर गया और जन्म हुआ एक नए इंसान का, नबी अहमद शाकिर। एक ऐसी झूठी पहचान जो अब पूरी तरह सच बन चुकी थी। साल 1975, सिर्फ 23 साल की उम्र में नबी अहमद शाकिर के रूप में उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। यह वो जगह थी जहां जरा सा भी शक उनकी मौत का कारण बन सकता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास ऐसा था जैसे वे वहीं के हों। उन्होंने खुद को इस्लामाबाद का निवासी बताया और कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। उनका हाव भाव, उनकी भाषा, उनका अंदाज सब इतना परफेक्ट था कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वह कर दिखाया जो रॉ का असली लक्ष्य था। वे पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हो गए। यह एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि एक क्लर्क के पास हर विभाग की फाइलों और बजट तक की पहुंच होती है। अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और अभिनय कौशल के दम पर वे लगातार आगे बढ़ते गए और एक दिन भारत का यह जासूस पाकिस्तान आर्मी का कमीशन ऑफिसर एक मेजर बन गया। अपने इस गुप्त जीवन को पूरी तरह वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने वहां एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली, जो खुद एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी की बेटी थी। उनका एक बेटा भी हुआ। सोचिए उस इंसान की मानसिक ताकत, जो हर दिन अपनी ही पत्नी और बच्चे के सामने एक झूठी पहचान के साथ जी रहा था। अमानत को कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसका शौहर नबी अहमद दरअसल भारत का जासूस रविंद्र कौशिक है। अब शुरू होता है उस जासूस का सबसे अहम और खतरनाक दौर। 1979 से 1983 तक लगातार 4 सालों तक मेजर नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान आर्मी की नींव तक हिला दी। ऊंचे पद पर होने की वजह से उन्हें टॉप सीक्रेट फाइलों तक पहुंच मिली, जिन्हें देखना आम अधिकारियों के लिए भी मना था। पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां, सेना की मूवमेंट्स, बॉर्डर पर होने वाली योजनाएं, हर गोपनीय जानकारी सीधे दिल्ली यानी रॉ मुख्यालय तक पहुंचने लगी। इसी दौरान पाकिस्तान में कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी में चल रहे परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी उन्होंने भारत तक पहुंचाई। उनकी दी हुई सूचनाओं ने न सिर्फ पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया, बल्कि हजारों भारतीयों की जान भी बचाई। भारत हर बार एक कदम आगे रहता था, क्योंकि दुश्मन की फौज में एक मेजर असल में हमारा आदमी था। उनकी इस अद्भुत बहादुरी और योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। वह भारत की ढाल भी थे और तलवार भी। रॉ के लिए वे एक अनमोल रत्न थे। लेकिन कहते हैं कि खुफिया दुनिया में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है, और जल्दी ही एक ऐसी ही गलती ने इस शेर को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया। सितंबर 1983 रॉ से एक ऐसी चूक हुई जिसने भारत के सबसे कीमती जासूस को दुश्मनों के हाथ पहुंचा दिया। रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक बेहद कमजोर और अनुभवहीन ऑपरेटिव को पाकिस्तान भेजा, ताकि वह रविंद्र कौशिक से संपर्क कर सके। लेकिन वो ISI की नजरों से बच नहीं पाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे पकड़ लिया। किसी अंधेरे तहखाने में ले जाकर उसे ऐसी यातनाएं दी गईं कि वो टूट गया, और टूटते ही उसने सब कुछ उगल दिया। सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े गुप्त हथियार नबी अहमद शाकिर की असली पहचान भी। ISI ये जानकर दंग रह गई कि पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर दरअसल भारत का जासूस है। फिर उन्होंने एक जाल बिछाया। इनायत मसीह को लालच दिया कि अगर वह रविंद्र कौशिक को मिलने बुला ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। मुल्तान के एक पार्क में मुलाकात तय हुई। जैसे ही रविंद्र वहां पहुंचे, चारों तरफ से ISI एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया। भारत का सबसे खतरनाक ब्लैक टाइगर अब दुश्मन की गिरफ्त में था।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाया गया और फिर शुरू हुआ यातनाओं का वो दौर जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जलाया गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन इतना सब सहने के बावजूद रविंद्र कौशिक ने भारत का एक भी राज नहीं खोला। उन्होंने दर्द सह लिया, लेकिन अपने देश को धोखा नहीं दिया। 2 साल लगातार टॉर्चर झेलने के बाद भी जब आईएसआई उनके मुंह से कुछ नहीं निकलवा पाई, तो 1985 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। हालांकि बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी भयावही जेलों में डाल दिया गया। 16 साल, पूरे 16 साल उन्होंने उन जेलों में अकेले काटे। सोचिए, जिस इंसान ने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही इंसान धीरे धीरे दुनिया की नजरों से गायब हो गया। उन्होंने कई बार अपने परिवार को खत लिखे, लेकिन उन खामोश शब्दों में अब देशभक्ति से ज्यादा एक टूटे हुए इंसान का दर्द था। अपने एक खत में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? एक दूसरे खत में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिका में होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर आ जाता, लेकिन वह एक हिंदुस्तानी थे और शायद सिस्टम उन्हें भूल चुका था। धीरे धीरे जेल की गंदगी और तकलीफों ने उनके शरीर को तोड़ दिया। उन्हें अस्थमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया और फिर 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में एक अंधेरे कोने में अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर भारत का महान ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उन्हें वहीं जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। ना तिरंगा मिला, ना अपने लोगों का कंधा, बस एक अनजान मौत। दोस्तों, हम किताबों और फिल्मों में हीरो की कहानियां देखते हैं, लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो अंधेरे में गुमनाम रहकर देश को बचाते हैं और फिर अकेले ही दुनिया से चले जाते हैं। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है। देश के लिए जान देना आसान है, लेकिन क्या हमारा समाज उन गुमनाम बलिदानों को याद रखने के काबिल है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ब्लैक टाइगर को वो सम्मान मिल सके जिसके वो सच्चे हकदार थे।